हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की आपकी यूनिट है पेपर वन में, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस अभी जो री नेट के एग्जाम हो रहे हैं वहां पे पूछे जा रहे हैं। उन कंसेप्ट्स की भी बात करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट की भी बात करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो। जरूरी होता है कि हमें कंसेप्ट को समझना। और मैं ये आप मान के चलता हूँ फ्रेंड्स कि कंसेप्ट्स होते हैं वो, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो वही रहती है ना बेसिकली। तो आपको उन कंसेप्ट को पकड़ना है और जो हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं उनको पकड़ना है। वो किसी न किसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको दिखती रहती है। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस नजरिए से उस क्वेश्चन को मत देखिए कि एज इट इज एक क्वेश्चन आने वाला होता है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होती है, चारों ऑप्शन होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, उसको अच्छे से समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए और ये आपको मिलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बायो कंसंट्रेशन इन ह्यूमन कैन अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फिश। ये कह रहा है कि मछली के सेवन के कारण मनुष्यों में जैव सांद्रण हो सकता है। हम दो टर्म पढ़ते हैं, अगर आपको याद है तो डिटेल में बात करते हैं। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, है ना। एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना। टॉक्सिक या पॉइजनस जो भी सब्सटेंस होता है जो सोल्यूबल नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा हो जाना किसी सब्सटेंस का, जो टॉक्सिक सब्सटेंस या विषैला पदार्थ है, और उसी विषैला पदार्थ का फूड चेन में आ जाना, वो होता है बायो मैग्निफिकेशन। सॉरी बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन यहां बात करें तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए है। बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होते हैं उनके लिए है। जबकि पहला स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि बायो कंसंट्रेशन इन ह्यूमन कैन अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फिश। ये नहीं है, डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फिश के कंजप्शन करने से ही हम बायो कंसंट्रेशन हो जाएगी। बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, उसके वो अगर बढ़ती जाती है तो हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन की। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बायो कंसंट्रेशन इज द टेंडेंसी ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन टिश्यू। ये बिल्कुल सही बात है कि बायो कंसंट्रेशन जो मानव उत्तक होते हैं उसमें जो खतरनाक पदार्थ है उसके जमा होने की प्रकृति है। यानी कि जब हमारे को, जो मैं कह रहा हूं ना, टॉक्सिक सब्सटेंस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन इसका बढ़ गया है, बायो एक्यूमुलेशन हो गया है। अगर वही चीज फूड चेन में आ जाए तो बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। इसकी हम बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो कौन सा होता है, लास्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो इन कंसेप्ट को, बायो कंसंट्रेशन, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या होता है। विद इन ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होना किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का, बायो क्या है, एक्यूमुलेशन, और उसी का फूड चेन में आ जाना, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चन की बात करें, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बेसिकली हम अपनी ऐप पे कंप्लीट पेपर वन हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं। दिसंबर बैच के लिए सेशन शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। अगर कोई लाइव प्लस रिकॉर्डेड देखना चाहता है तो ये बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसकी फीस है 4675 रुपीज। ये बेसिकली कब तक है, बैच आपको रहेगा वैलिडिटी 2 फरवरी 2025 तक। और कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मैं ओनली रिकॉर्डेड बैच देखूं तो उसके लिए 2975 है। ओनली 10 की 10 यूनिट्स आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी। और हाँ, इसके साथ हमारी जो बुकलेट्स आ चुकी है फ्रेंड्स, बुक्स आ चुकी है, वो आपको फिजिकली आपके एड्रेस पे कोरियर के थ्रू पहुंचाई जाएगी। इसमें चार्ज इंक्लूड है, इसमें सब चार्ज इंक्लूड है, कोरियर चार्ज, बुक्स चार्ज, क्लासेस का चार्ज, सब कुछ इसी में है। और वो 5 बुकलेट है, हर बुकलेट के अंदर 2 यूनिट है, तो टोटल आपके पास 10 यूनिट पहुंच जाएगी जैसे ही आपका कोर्स परचेज या बाई होता है। ठीक है, तो पेपर 2 हम कौन सा पढ़ते हैं, पेपर 2 यहाँ पे पढ़ते हैं हम इन्वायरमेंटल साइंस, और पेपर 2 पढ़ते हैं एजुकेशन। कॉम्बो पैकेज पे 35% ऑफ चल रहा है और पर्टिकुलरली इन कोर्सेज पे 25% ऑफ चल रहा है इसी वेबसाइट पे और मोबाइल ऐप पे। और आपको ये जो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये अब पूछा जा रहा है आपको, अभी जो रीनेट के एग्जाम बेसिकली हो रहे हैं इसमें ये कह रहा है कि ओलिगोट्रोफिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ओलिगोट्रोफिक झीलों की क्या विशेषता है, आपसे ये पूछा है। यहाँ पे 2 टर्म अगर आप
पढ़ते हो तो हम दो टर्म पढ़ते हैं, एक तो यूट्रोफिकेशन, याद है आपको, यूट्रोफिकेशन एक टर्म पढ़ते हैं, है ना, यूट्रोफिकेशन, और एक ये टर्म पढ़ते हैं हम यूट्रोफिकेशन, और एक टर्म पढ़ते हैं ओलिगोट्रोफिकेशन। तो बेसिकली पहले मैं आपको यूट्रोफिकेशन बताता हूं। यूट्रोफिकेशन का जस्ट अपोजिट एक तरह से ओलिगोट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, क्या है, वाटर बॉडी, जलीय निकाय है, क्या है, जलीय निकाय, वाटर बॉडी है, कोई पौंड है, तालाब आ गया, ठीक है ना, वाटर बॉडी है ये। अगर इसके अंदर अगर जो नाइट्रोजन या फास्फोरस आ गया किसी मतलब एग्रीकल्चर लैंड से बह के, नाइट्रोजन या फास्फोरस इस बॉडी के अंदर आ गया, वाटर बॉडी के, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रिएंट के लिए हम डालते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, और वाटर बॉडी में आ गया तो यहाँ न्यूट्रिशन का ही काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, एल्गल ब्लूम आ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा एल्गी आ जाती है, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, बहुत ज्यादा शैवाल आ जाती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर एल्गल ब्लूम आ जाए तो वो क्या है, यूट्रोफिकेशन है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो रिच हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की भरमार है, नाइट्रोजन और फास्फोरस किसी एग्रीकल्चर लैंड से बह के पानी में आ गए, और नाइट्रोजन फास्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट हमने एग्रीकल्चर में डाला था, अब ये काम ये वाटर बॉडी में करेंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन है वो रिच होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, रिच है बिल्कुल। तो ये कंडीशन है यूट्रोफिकेशन की, जहां न्यूट्रिशन होते हैं रिच मात्रा में होता है और जहां एल्गल ब्लूम आता है। जबकि और यहाँ पे जो मैं यूट्रोफिकेशन में फिर आ रहा हूँ, यहाँ पे जो वाटर बॉडी होगी इनमें छोटे छोटे प्लांट्स बहुत ज्यादा उगे होंगे, एल्गी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि साफ पानी नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रिशन रिच है। जबकि ओलिगोट्रोपिक की बात करें ना फ्रेंड्स, तो ओलिगोट्रोपिक में क्या होता है कि न्यूट्रिशन होता है वो रिच नहीं होता, वो बहुत लो लेवल का होता है। आप कई जगह घूमने जाते हो तो आपको बिल्कुल क्लीन वाटर दिखता है ना, वाटर बॉडी में बिल्कुल साफ पानी, कोई प्लांट नहीं उग रहे, तो वो बेसिकली लो जो मात्रा होती है न्यूट्रिएंट की वो बहुत कम होती है, यानी कि लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है इसमें, ठीक है, ओलिगोट्रोफिकेशन में। तो याद रखना है। और अगर यूट्रोफिकेशन की बात करें तो हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन रिच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ओलिगोट्रोफिकेशन यानी कि क्लियर वाटर होता है, साफ पानी होता है और लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। ये क्वेश्चन आपसे अभी पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में है, तो ये याद रखना, ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आगे वो समझ में। चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे इंफॉर्मेशन चाहता है कि अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर दे होल्ड, यानी कि कुछ नीचे जलीय निकाय दिए हुए हैं, उनके पास मीठे पानी की मात्रा को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि सब इन जो ये चार हमें दिया हुआ है, इनमें सबसे कम फ्रेश वाटर किसमें है, यानी कि स्वच्छ जल, उससे ज्यादा किसमें स्वच्छ जल, उससे ज्यादा किसमें, और सबसे ज्यादा इनमें स्वच्छ जल फ्रेश वाटर कौन सी वाटर बॉडी में है, आपसे ये पूछा है। तो अगर ये चार ऑप्शन ये दिया हुआ है आइस एंड स्नो, यानी कि जो आइस, ये आइस है, बर्फ है, आइस है, ठीक है ना, आइस एंड, और ये आइस एंड स्नो है। फ्रेश वाटर लेक एंड रिजर्वायर है, मीठे पानी की जो झीलें और जलाशय, ग्राउंड वाटर, रिवर एंड स्ट्रीम्स। तो बेसिकली अगर इनमें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर की क्वांटिटी की बात करें, सबसे ज्यादा कह रहा हूं, तो आइस एंड स्नो में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर की क्वांटिटी है, यानी कि ए सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे है ना, तो सबसे ज्यादा वाला लास्ट में आएगा, तो ए सबसे लास्ट में दो ऑप्शन में दिख रहा है हमें, फर्स्ट और सेकंड में। चलो, और इनमें अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम फ्रेश वाटर इन चारों में किसमें है, रिवर और स्ट्रीम्स है, उनमें सबसे कम है, तो यानी कि ये सबसे कम में आएगा इन चारों में, और सबसे ज्यादा आइस एंड स्नो, तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास पहला है, ठीक है ना। यानी कि देखो रिवर एंड स्ट्रीम्स में उसके ज्यादा है फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वायर में उससे ज्यादा फ्रेश वाटर है ग्राउंड वाटर में, और इनमें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है आइस एंड स्नो में। तो डीबीसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको एक इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किसमें, ऐसे ऑप्शन देके अरेंज करवाना भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर कौन सा इसमें, डी, बी, सी और ए, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर क्वांटिटी किसमें, आइस एंड स्नो में। अब मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इसमें आपको और ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर टोटल ग्लोबल वाटर की बात करें, आपको पता है फ्रेश वाटर लगभग 2.5 से 3% है फ्रेश वाटर, और बाकी क्या है, बेसिकली ओशियन में है ना, समुद्र में है। तो लगभग ये 2.5 से 3% जो फ्रेश वाटर है, इसका भी अगर बात करें
तो इसका 30%, इस 2.5% की बात कर रहा हूं, जो 2.5% है ना फ्रेश वाटर, उसका लगभग 30% है ग्राउंड वाटर में, और देखो लगभग 69%, 68.7% है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप में। तो ये सबसे ज्यादा हमने बात की थी। और अगर इसी को बात करें सरफेस वाटर की बात करें, ये तो ग्राउंड वाटर हो गया 30 के लगभग परसेंट, और 69% के लगभग हो गया ग्लेशियर्स के अंदर और आइस कैप के अंदर। और इसका जो 1.2% जो सरफेस वाटर है फ्रेश में, उसका अगर बात करें, उसका 1.2% का 20%, लगभग 20.9% तो लेक्स में है। और बात करें 69% ग्राउंड आइस और किसमें है, जो ये परमाफ्रॉस्ट यानी कि एकदम जो जमा हुआ है उसके अंदर है। तो अब यहां पे देखिए, आपको सबसे ज्यादा ओशियन के अंदर लगभग 97% पानी है, उसके बाद लगभग 2.5 से 3% फ्रेश वाटर है। अगर उसको भी हम देख रहे हैं तो देखिए ग्राउंड वाटर में उसका 2.5% का, ये आपको समझ में आया, मतलब वो जो 2.5% है फ्रेश वाटर, उसका ग्राउंड वाटर है 30 के लगभग फ्रेश वाटर और 30%, और उसी का 2.5% का लगभग 68.7% ग्लेशियर और आइस कैप में है फ्रेश वाटर। और अगर जो ये सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं 1.2%, बार बार समझा रहा हूं, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेश वाटर है इसका 1.2% का 69% ग्राउंड आइस में है, और अगर इसी का बात करें 1.2% का 20.9% लेक्स में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको अच्छे से देखिए, ठीक है ना। आराम से आगे फिर डिवाइड किया है, लिविंग थिंग्स में कितना है, रिवर्स में कितना है, स्वैम्प और मार्शेस में कितना है, सोइल मॉइस्चर कितना है, सब कुछ इसमें किया हुआ है। लेकिन अगर ये सारी बात भी आपको ध्यान नहीं रहे तो ये जो क्वेश्चन किया है ना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी सारी चीज आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे होता है, ये सीक्वेंस होता है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये फैक्ट है कि 1 mm लेयर ऑफ प्योर ओजोन गैस अराउंड अर्थ एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, सामान्य तापमान और दबाव पर पृथ्वी के चारों शुद्ध ओजोन गैस की 1 मिलीमीटर पर किसके बराबर होती है। यानी 1 मिलीमीटर का क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता है ओजोन की जो हम बात करते हैं तो हम डॉप्सन यूनिट की बात करते हैं उसकी विड्थ को नापने के लिए, कि मोटाई को नापने के लिए। तो 1 मिलीमीटर पर किसके बराबर होगी, तो 1 मिलीमीटर होगी 100 डॉप्सन यूनिट के बराबर। याद रखना है 100 डीयू के बराबर होगी, 100 डॉप्सन यूनिट। आपको पता है डॉप्सन यूनिट है जो, ये किसका है, ओजोन की थिकनेस है, मोटाई है, उसको मापने की यूनिट है। ये भी आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है कि क्या है थिकनेस, जैसे एक बार लाउडनेस के लिए पूछ लिया, डेसिबल के लिए पूछ लिया, वैसे ही आपको पूछा जा सकता है ओजोन का कि किस में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। तो ये 1 mm है वो किसके बराबर है, 100 डॉप्सन यूनिट के, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सोइल आर, ऐसी कौन को, नीचे कुछ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम लिखी हुई है, तो मिट्टी से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है। इनमें जो नीचे ABCDE लिखी हुई है, इसमें से सबसे ज्यादा मिट्टी से जुड़ी हुई कौन कौन सी है, आपसे ये पूछा है। तो न्यूट्रिएंट लीचिंग, यानी कि पोषक तत्वों की लीचिंग होना, पोषक तत्वों का बहके नीचे चले जाना, लीचिंग का मतलब होता है लीच आउट होना, नीचे बहके चले जाना, ठीक है, ग्राउंड वाटर की तरफ चले जाना। तो बेसिकली ये भी एक सोइल की समस्या है, ये बिल्कुल न्यूट्रिएंट लीचिंग हो जाना, ये तो है ही है। और मेटल का कंटेमिनेशन हो जाना, यानी कि हैवी मेटल्स वगैरह आ जाती है, और ये हम जब सॉइल पोल्यूशन पढ़ते हैं तब बात भी करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह यहाँ से कहीं आ गए हैवी मेटल, और फूड चेन वगैरह में भी आ सकते हैं। तो ये मेटल का कंटेमिनेशन यानी कि धातु का संदूषण भी हो सकता है। और आपको पता है जो सॉइल होता है, एल्केलाइन सॉइल हम बात करते हैं, सैलाइन सॉइल की बात करते हैं, ये भी एसोसिएटेड है किससे, सॉइल की प्रॉब्लम से भी, तो ये सी भी है। बाकी ओजोन डिप्लीशन बात करें तो ये डायरेक्टली कोई सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। फाइन एरोसोल इन एम्बिएंट एयर, ये भी नहीं है, ये एयर पोल्यूशन में आ जाता है। तो सॉइल पोल्यूशन से जो रिलेटेड है, ये जो प्रॉब्लम है वो A, B और C है, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका फोर्थ है वो राइट आंसर है, A, B और C, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक केमिकल स्पीसीज। यहाँ पे कुछ आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज लिखी हुई है A, B, C और D। आपको इसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पूछा है कि कौन सा ऑर्डर ठीक है। तो अगर इनमें सबसे कम की बात करें, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा। कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लगभग 65%, लेकिन पोटेंशियल सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, पोटेंशियल 1 मानते हैं, तो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल है।
तो सी का सबसे कम देखेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सी का सबसे कम इसी में आ गया। देखो सेकंड ऑप्शन हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंशियल है मीथेन का, मीथेन से ज्यादा पोटेंशियल हो गया नाइट्रस ऑक्साइड का, और नाइट्रस ऑक्साइड में से ज्यादा हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपको रिपीट मिलेगा, कई बार रिपीट एज इट इज ये क्वेश्चन हुआ है नेट के पेपर में, तो ये ध्यान रखना। ये पोटेंशियल की बात कर रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कंट्रीब्यूशन का सही सीक्वेंस क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड है बताओगे तो मेरा भी मन अच्छे से करेगा कि बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेके आए, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट लेके आए। तो ये आप पे है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो अब आप कंट्रीब्यूशन का लिखना कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। ये पोटेंशियल का मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है सम पोल्यूटेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 पेस्टिसाइड एंड हैवी मेटल्स कॉज लीवर डैमेज, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो क्लोराइड जैसे कीटनाशक है और भारी धातु है वो हमारे लीवर को क्षति पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है टॉक्सिक केमिकल दैट कॉज लीवर डैमेज आर कॉल्ड हेमेटोटॉक्सिन्स। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हेमेटोटॉक्सिन्स तो रक्त विषकारी होता है, ये ब्लड संबंधी होता है, ये लीवर संबंधी बीमारी नहीं होती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला ठीक है। इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। बेसिकली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, हेमेटोटॉक्सिन्स यूज शब्द होता है जो हिमोलिसिस के लिए, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है, यानी कि आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए बेसिकली ये शब्द यूज होता है। अगर उनका डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो ये हेमेटोटॉक्सिन उसके लिए शब्द यूज होता है, ब्लड संबंधी बीमारी के लिए, यूं समझ लीजिए। लेकिन जो हम लीवर संबंधी की बात करें तो उसके लिए शब्द यूज होता है टॉक्सिसिटी, यानी कि हैप्टिक टॉक्सिसिटी है ये, हैप्टिक नॉट की हिमो। हिमो होता है यहाँ पे ब्लड के लिए, तो हैप्टिक टॉक्सिसिटी होता है, वो होता है लीवर डैमेज के लिए। अगर ये हेप्टोटॉक्सिसिटी शब्द आता उसमें तो शब्द ठीक हो जाता है। यहाँ पे देखो कहां पे जो हेमोटॉक्सिसिन्स है ना, ये जो ब्लड के लिए है, अगर यहाँ हेप्टोटॉक्सिसिटी आ जाता लीवर के लिए, वो शब्द ठीक होता। इसलिए स्टेटमेंट हमने गलत किया है। तो ये शब्द याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वापस अपना की वर्ड लिख सकते हो, ध्यान से समझ रहे हैं इनको शब्दों को। हिमोटॉक्सिन है वो किसके लिए, ब्लड के लिए, आरबीसी के लिए, और हेमेटोटॉक्सिसिटी है वो हैप्टिक टॉक्सिसिटी जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली लीवर डैमेज के लिए यूज होने वाला शब्द है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगर अच्छा लगा है तो मैक्सिमम आप लोगों तक सब्सक्राइब कर दें, मतलब शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ये मैं आपको बोलने लग गया हूं, कहते रहता हूं क्योंकि आप भूल जाते हैं, तो मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है। तो चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं फ्रेंड्स लास्ट में, कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में, बहुत चित्त शांत करके 10 की 10 यूनिट। और हम आपको इसका स्टडी मटेरियल घर पे पहुंचाएंगे। 5 बुकलेट है जो फिजिकली कोरियर के साथ आपके पास घर पे आएगी। तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी आ गया, लेक्चर्स भी आ गए, अब कमी कहां रही, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब कुछ चलेगा 10 की 10 यूनिट। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ऐसे ही पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पे पढ़ते हैं, और पेपर 2 एजुकेशन हम पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसका जो आपको वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी तरह का आपको कुछ जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं, सुबह 10:30 से शाम को 4:30 बजे तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग हमेशा खुश रहिए, और अपने एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने चित्त को शांत रखते हुए पढ़ाई करें, किसी भी तरह की टेंशन ना ले। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से चित्त को शांत करके पेपर दें, और इन कंसेप्ट को, इन इंफॉर्मेशंस को आप एकदम रिवाइज करके जाएं। यहाँ से डायरेक्टली आपको कोई ना कोई कंसेप्ट पक्का मिलता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।